मैं बेनती की है, भावें वो रुझे हुए ने, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो सच हक ते इंसाफ की आवाज आखीदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, वकील बनया, बहुत आला वकील है। वकील बनदियां ही पता लगा, क्योंकि वकील नूं खोजण दी आदत हुंदी है, खोजी हुंदे ने। जदों उन्होंने खोजिया फिर पता लगा कि सिख धर्म की विशेषता की है। बस वकालत वाले पासे तो जाना ही सी, फिर गुरु ग्रंथ साहब नूं भी खोजण लग पे, उहदी खोज करन लग पे। नाल दी नाल हौले हौले सिखिज्म बारे सर्च करनी शुरू की, सोच लिया कि नहीं, मैं मूलों सिखिया ते सिख बनना है। जाट तो किवें सिख बनिया, मनोज सिंह दोहान एडवोकेट, उन्हां नाल पहलां भी गलबात हुई है। अज प्रोग्राम दिलां दी सांझ दे विच विशेष गलबात कर रहे हैं, भावें वो अज घरे नहीं बाहर आए हुए ने। असी उन्हां दी हमेशा सेहत दी चढ़दी कला दी अरदास करते हैं गुरु साहब अगे, क्योंकि मनुखता दे कम्मां लई वो हमेशा अगे हुंदे ने। आओ फिर स्वागत करते हैं सरदार मनोज सिंह दोहान, जिहड़े जाट तो बड़े सिख ने। सरदार मनोज सिंह जी, दिलां दी सांझ दे विच दिल दीआं गहराइयां च स्वागत है तुहाडा। थैंक यू भाई साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मैं माफी चाहना, मैं जानबुझ के तुहाडे नाल पंजाबी बोलनी है, जे तुसीं नहीं भी बोल सकते, क्योंकि शुरू तो तुसीं बेस तुहाडा हिंदी दा, तुसीं बड़े सत्कार दे नाल अपनी भाषा जिहड़ी हिंदी बोल सकते हो जी। थोड़ा जिहा मैं जानना चाहुंदा कि अजकल किवें दा महसूस हो रहा है जाट तो सिख बनन दा सफर, सिर्फ कुछ क पलां दे विच, बाद च मैं कुछ मुद्दों के उत्ते गलबात करांगा जी। भाई साहब, जो हमारा जो कल्चर है, जो जाट कम्युनिटी का कल्चर है, और या एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स का कल्चर है, तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारा कल्चर सिक्खी में ज्यादा प्रिजर्व रह सकेगा, ज्यादा संरक्षित रह सकेगा, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना भगत जी की वाणी है, जो हमारी ही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और धुआं कला में, टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, उनके जन्म स्थान के ऊपर बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी सिख कम्युनिटी ने बनाया हुआ है, जबकि वहां जो मंदिर है उसके सामने वो मंदिर छोटा है, और उस मंदिर में भी सिख ही जो डोनेट करते हैं, उसी से उस मंदिर को जो है उसको चलाया जा रहा है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग सिक्खी में आए हैं, तो सिक्खी में आने के बाद हम लोग ज्यादा सिक्योर महसूस कर रहे हैं, ज्यादा अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं, ज्यादा अपने आप को गुरुओं की शरण में हम लोग महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मनोज जी थोड़ा ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भी कोई माड़ा मोटा असर पिया? हाँ भाई साहब, अब तो शायद ही कोई ऐसा दिन निकलता हो नॉर्थ इंडिया में जब कोई न कोई जो है सिख ना बनता हो। अभी नीरज सांगवान जी दादरी से हैं, वो हरियाणा में, और वो आनंदपुर साहिब में जाके वो अपने परिवार के साथ अमृत छक के आए हैं अभी 3 दिन पहले। मथुरा में भगवती प्रसाद सिंह जी हैं, जो वहां के काफी मोजिज आदमी हैं और उनका अच्छा कारोबार है मथुरा में, तो वो अभी 1 हफ्ता पहले वो भी सिख बने हैं। तो सिक्खी में तो शायद ही कोई दिन ऐसा गुजर रहा हो जब किसान परिवारों के नॉन सिख लड़के जो हैं वो सिक्खी में न आ रहे हों। रोजाना सिक्खी का कारवां बढ़ रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड में तो अवचेतन
मन में तो पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जा चुका है कि सिक्खी से अच्छा कोई धर्म नहीं है और हमारा जो मुक्ति हमें मिलेगी वो सिक्खी के रास्ते ही मिलेगी। वाह जी वाह, बहुत खूब। सरदार मनोज सिंह दोहान जी, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪੜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जानना चाहना जी। इसमें यह है कि किसान जो है वो तो अपने अनुशासन में, अपने डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जो डॉगमेटिक हिंदू फासिस्ट गवर्नमेंट है वो किसानों को बराबर डिस्टर्ब कर रही है। आज भी चंडीगढ़ में एक 13 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है और एक सिख बुजुर्ग की पगड़ी का अपमान किया गया है। वहां लाठियां चलाई गई हैं, नौजवानों को चोट लगी है और गिरफ्तारियां हुई हैं। इसी तरीके से हरियाणा में भी हिसार में जो है 7-8 नौजवानों की वहां भी देशद्रोह की धारा लगाकर गिरफ्तारियां की गई है। तो गवर्नमेंट जो है वो दमन की नीतियों पर चल रही है। इससे पहले भी श्याम सिंह राणा जी जिन्होंने किसान मूवमेंट में काफी जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो उनका भी कुरुक्षेत्र में गोल्डन हट नाम का एक रेस्टोरेंट है, उसके बाहर भी बैरिकेड्स इलीगली जो है गैर कानूनी तौर से गवर्नमेंट ने लगा दिए। तो जो गवर्नमेंट है वो दमन की नीतियों पर चल रही है और वो बच्चों को जो ईमानदारी से अपने खा कमा रहे हैं, उन लोगों को जो किसान मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार जो है वो सरकार गिरफ्तार कर रही है, उनके रोजगार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो और जहां तक किसान मोर्चे की बात है, किसान मोर्चे पर किसान सभी डटे हुए हैं और ज्यादा हौसले के साथ डटे हुए हैं। और अब तो 22 जुलाई से किसान आगुओं ने ये निर्णय लिया है कि भाई 22 जुलाई से हम लोग हर रोज मानसून सत्र जब तक चलेगा संसद का, तब तक आगे संसद का घेराव हम लोग रोजाना किया करेंगे, वहां रोजाना हम लोग धरना दिया करेंगे। तो ये अपडेट्स हैं किसान मूवमेंट की भाई साहब। वाह जी वाह, क्योंकि किसानां दे विच खास करके ਜਦੋਂ मैं गल कर रहा सी, खाप पंचायतां दा बड़ा वड्डा रोल है। तुहाडे वर्गे नौजवान ने ਜਿਹੜੇ एकदम सिख मिशन का प्रचार भी नाल दी नाल कर रहे हैं, कल्ला किसान का नहीं, सिख मिशन का प्रचार करके हर रोज तुसी हुणे जिक्र किया है कि वड्डी तादाद दे विच जिहड़े नौजवान बच्चे ने वो इधर कन्वर्ट हो रहे ने। उन्हां नूं एकदम जदों एक कन्वर्ट नौजवान बच्चे हुंदे ने कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦੇ नहीं कि तुसी किधर तुर पए हो? नहीं भाई साहब, वही मैं बता रहा था कि अब सबकॉन्शियस माइंड में लोगों के पूरे नॉर्थ इंडिया में ये जा चुका है कि भाई सिक्खी से अच्छा कोई रिलीजन नहीं है। तो बहुत ज्यादा इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ नहीं रही नौजवानों के सामने जो सिख बन रहे हैं, और उनको सोसाइटी तो रिकॉग्नाइज कर रही है, उनको वेलकम कर रही है कि भाई आप ठीक रास्ते के ऊपर हो। उन्होंने रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बकायदा जान रहे हैं। क्योंकि मैं दोनों विषय इस करके मिक्सअप किए है, किसान अंदोलन ते नौजवान बच्चे सिखिज्म वल क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस वेले इधरले पासे आके। हाँ जी भाई साहब। वाह जी वाह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੌਖੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ? भाई साहब मैं अपनी बताऊं कि वो तो अब तो काफी टाइम हो गया भाई साहब, अब तो साल भर हो गया
तो मैं ये मानता हूँ कि भाई जितने सवाल होते हैं ना, कोई बंदा सिख बनता है तो 20 दिन तक रहती है हलचल कि भाई फलाने का बेटा सिख बन गया है या फलाना बंदा सिख बन गया है। 20 दिन के बाद तो भाई साहब सारे सरदार जी कह के बोलने लगते हैं। तो अब तो 1 साल हो गया, अब तो कोई इश्यू रहा ही नहीं भाई साहब। हाँ, शुरुआत में 20 दिन तो रहती है खलबली कि भाई बंदा सिख बन गया है तो क्या करके मानेंगे, ये है भाई साहब इस तरीके से। वाह जी वाह। अच्छा, ਆਪਾਂ अंज करिए थोड़ा जिहा मैं जानना चाहना कि ਜਿਹੜੀ इस वेले मुश्किल भारत दे विच चल रही है लेटेस्ट रीसेंटली, उस मुश्किल का सलूशन एक सुलझे हुए वकील होने के नाते, नौजवान होने के नाते तुसी की समझते हो कि इस मुश्किल नूं किवें कढ़िया जा सकता है? मैं तुहाडे तो जानना चाहना पहला ते थोड़ी जी ब्रेक ले ला, ब्रेक तो बाद थोड़ी जी विस्तार दे विच तुसीं दस्सिओ ते उस तो बाद कुछ कॉलर तुहाडे नाल गलबात करना चाहुंदे आ, तुहाडे नाल जुड़ना चाहुंदे आ ते मैं चाहांगा कि ब्रेक तो बाद तुसीं कॉल करके 1844 247 1550 ते कॉल करके सरदार मनोज सिंह दोहान उन्हां नाल तुसीं गलबात कर सकोगे। ब्रेक ले ला पहला ते होल्ड करियो। इहदा प्रेजेंट जिहड़ी सिचुएशन चल रही है इहदा सलूशन की होएगा जी, होल्ड करियो। जिन्हां श्रोतियां ने देर नाल 1550 AM अपना रेडियो ट्यून इन किया है, उन्हां दी जानकारी लई मैं दसदे हां कि हरियाणा तो जाट तो सिख बने एक उगे वकील मनोज सिंह दोहान नौजवान, उन्हां नाल विशेष गलबात हो रही है। प्रोग्राम दे विच तुसीं भी शामिल होके 18442471550 ते गलबात दे विच शामिल हो सकते हैं। सरदार मनोज सिंह जी, तुहानूं की लगता है कि जिहड़ी मौजूदा स्थिति भारत दी बनी हुई है, जिहदे विच बेरोजगारी, करप्शन, किसान दे मुद्दे, प्राइवेटाइजेशन, पता नहीं होर की कुछ चल रहा उत्थे, तुहानूं की लगता है कि इहदा सलूशन कदे को निकलेगा? भाई साहब, आज इस मुल्क में जितनी समस्याएं हैं और जो समस्याएं आपने भी रेखांकित की और बताई, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुल्क जो है वो संविधान से चलता है। कोई भी देश किसी धर्म ग्रंथ से संचालित नहीं होता मौजूदा डेमोक्रेसीज में और मौजूदा वक्त में। अब जो है देश संविधान से चलता है, और फर्ज करो अगर देश ठीक ठाक नहीं चल रहा हो, देश सही नहीं चल रहा हो, तो उसमें भी हमें संविधान की तरफ देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान में ही कोई गड़बड़ हो जिसकी वजह से ये मुल्क ठीक नहीं चल रहा हो। क्योंकि मुल्क को चलाने का जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम लोग देखते हैं कि आज भारत देश की स्थिति रोजाना दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो इसके कारणों की खोज जो 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 मेरी समझ में आई है वो ये आई है कि भारतीय संविधान में गड़बड़ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार के ऊपर, इसके बेस के ऊपर इंडिया के अंदर कोई आदमी बिना इलेक्शन लड़े देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अब कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है, तो राष्ट्रपति अगर एक रबर स्टैंप है तो फिर उसकी जरूरत क्या है इस मुल्क में? अब सवाल ये भी है, अगर कोई इलेक्शन हार जाए तो उसको बैकडोर की एंट्री राज्यसभा के मार्फत जो है दे दी जाती है इसी संविधान के आधार पर। और राज्यपाल जो है, जो गवर्नर है, हम लोग ये मानते हैं, एक परसेप्शन हमारे दिमाग में है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है, उसी तरीके से जो है गवर्नर भी मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की रबर स्टैंप होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, और कोई भी और गवर्नर जो उस स्टेट का नहीं, जिस स्टेट के ऊपर वो गवर्नर बनकर आया हुआ है, वो किसी भी समय उस स्टेट की गवर्नमेंट को राज्यपाल के गवर्नर्स रूल के अधीन ला सकता है, माने किसी भी चुनी हुई सरकार को वो गिरा सकता है। और देश का राष्ट्रपति भी जो है
चूंकि वो रबर स्टैंप है, तो वो सत्तासीन पार्टी के कहने पर मुल्क में कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है, जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इस मुल्क में लगाई थी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका सॉफ्टवेयर इस तरीके का है कि ये धीरे धीरे हर एक स्टेट की जो ऑटोनॉमी है, हर एक स्टेट की जो विलक्षणता है, हर एक स्टेट की जो संस्कृति है, हर एक स्टेट की जो भाषा है, उस सब को खत्म करके पूरे मुल्क के स्टेट्स को सेंटर के अधीन बनाने की तैयारी है, और उसका जो ब्लूप्रिंट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से रीराइट नहीं करेंगे, दोबारा से इसे नहीं लिखेंगे, और एक स्टेट्स को पूरी ऑटोनॉमी देने वाला कॉन्स्टिट्यूशन जब तक इस मुल्क में नहीं आएगा, तब तक ये मुल्क इसी तरीके से जो है कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के रास्ते पर चलता रहेगा। तो मैं इन सारी समस्याओं का जो समाधान देखता हूं, वो मैं ये देखता हूं कि इस मुल्क में संविधान को दोबारा से लिखा जाए, जिसके अंदर स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी जाए, स्वायत्तता दी जाए। तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि हम लोग कॉरपोरेट का मुकाबला कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ मनोज जी कहा कि संविधान ਨੂੰ रीराइट किया जाए। कुछ लोग सोशल मीडिया ते नवा संविधान है जिहड़ा ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ कर रहे हैं कि आ हिंदू संविधान नवा इस तरह आएगा मनु सिमरती के हिसाब के नाल, ते मैं कहना ਉਹਦੇ नालों ਤਾਂ बहुत वधिया जिहड़ा संविधान इस वेले लिखिया होया है। जे क्योंकि इस वेले तुसीं जिक्र कीता है कि हिंदू सरकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों ने चुने है, लोगों ने उत्थे भारत के जिहड़े वोटर ने उन्होंने वोटां पा के सरकार बनाई है। वोटां पा के बनाई सरकार नूं वो अपनी मर्जी नाल जिस तरह चाहे उदां चला रही है। जदों भारत के लोग तब्दीली चाहणगे, कोई इस तरह की सरकार या इस तरह की सोच आएगी, फिर ही जाके संविधान दे विच तब्दीली हो सकती है। हुण तां मैजोरिटी दे विच ने, वो जे रीराइट करनगे संविधान नूं बहुमत दे नाल, ते उन्होंने अपनी मर्जी नाल करना है। वो क्यों सोचणगे कि लोग की सोचते हैं, उस हिसाब नाल असीं संविधान नूं चेंज करिए। जी तो भाई साहब, बात यह है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जो ब्रिटिश टाइम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मुल्क में होती थी, जैसे पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी, अब आजाद भारत में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा जाए, इस दृष्टि से हम लोगों ने मतलब सोचना ही बंद कर दिया है। और इसमें हम लोगों ने सोचना इसलिए बंद किया क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इस मुल्क में दलित अस्मिता से जोड़ दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर अंबेडकर साहब के मार्फत जो है ये बताकर कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ही इस पूरे संविधान को लिखा है, पूरे देश की दलित चेतना को जो है वो संविधान से जोड़ दिया गया। और इस वजह से संविधान के अंदर जो बुराइयां थी उनके ऊपर पर्दा पड़ गया, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल इशू बन गया, अब इसको छेड़ा नहीं जा सकता। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी जो ब्रिटिश टाइम में हमें नजर आती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में नजर नहीं आती। इंडिया में इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि इंडिया में एक परसेप्शन ड्रॉप हो चुकी है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसमें क्या बदलाव किया जाए। तो यहाँ मैं ऐसा मानता हूं कि इस विमर्श को भी हमें दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा मुल्क में, इस डिबेट को भी हमें दोबारा से इस देश में खड़ा करना पड़ेगा। वो बदलेंगे तब बदलेंगे, लेकिन डिबेट हमें खड़ी करनी पड़ेगी जिससे हम लोग संवैधानिक दृष्टि से हम लोग चीजों को एनालाइज कर सकें और चीजों को समझने की कोशिश कर सकें। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाई हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको वो इंडिया की समस्याओं की जड़ है, इस दृष्टि से भी हम लोग जो है चीजों का विश्लेषण करना शुरू करें। वाह, अंज करते हैं जी, मैं लाइना खोल रहे हैं 1-844 247 1550 ते मनोज सिंह दोहान एडवोकेट हरियाणा तो मेरे नाल ने, उन्हां नाल इस डिबेट दे विच शामिल होना ते जरूर तुसीं गलबात कर सकते हो। अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ तुसीं जिवें जिक्र कीता है, थोड़ा जिहा दस्सिओ
कि तुहाडे होर किहड़े प्रोजेक्ट ने ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ प्रोजेक्ट ने ਜਿਹੜੇ विधना चाहते हो जी? हमारा एक ये प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं लाइब्रेरीज को एस्टेब्लिश करने के, जिसमें अमेरिका से हैं सरदार गुरभेज सिंह वड़ैच, तो वो हमारी इसमें काफी मदद कर रहे हैं। तो हमने अभी सिख लाइब्रेरीज, यूनियनिस्ट सिख मिशन लाइब्रेरी हमने रोहतक में एस्टेब्लिश कर ली है, हमने नागौर में लाइब्रेरी एस्टेब्लिश कर ली है, अमरोहा में लाइब्रेरी बन चुकी है, और दिल्ली में और मथुरा में हम लोग इस महीने जो है वो लाइब्रेरी बना देंगे। तो एक तो लाइब्रेरीज की चेन बनाने की हम लोग जो है इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें सिक्खी का इतिहास हो, जिसमें सिख हिस्ट्री हो, पंजाब की हिस्ट्री हो। और इसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि बुक्स जो है वो पंजाबी भाषा में है, वो गुरमुखी में है, तो हम लोग इसके लिए भी ऑनलाइन गुरमुखी क्लासेस और गुरबानी क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, जिसमें सरदार गौरवदीप सिंह गिल जो है वो टीचर हैं और वो सिखा रहे हैं गुरमुखी क्लासेस में और गुरबानी क्लासेस में। लास्ट मंथ करीबन 300 स्टूडेंट्स ने उसमें नॉन पंजाबी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने गुरमुखी सीखी है हमारी इन क्लासेस में आकर। तो और एक प्रोजेक्ट हमारा और भी है कि बिफोर 1947 पंजाब में एक अखबार चलता था, सर छोटू राम जी जो यूनियनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, और मियां सर फजले हुसैन साहब और सर छोटू राम जी ने जिस यूनियनिस्ट पार्टी को बनाया था, तो उसमें सर छोटू राम जी एक अखबार चलाया करते थे, जिस अखबार का नाम था जाट गजट। ये उर्दू में न्यूज़पेपर था और वीकली न्यूज़पेपर था 1916 टू 1947 तक। हालांकि 45 में सर छोटू राम जी की डेथ हो गई थी, लेकिन 47 तक भी ये अखबार चला है। तो हमारे पास इस अखबार की 21 ईयर्स की फाइल्स हैं जो उर्दू में है। तो एक हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को भी अभी हम लोगों ने तैयारी इसकी शुरू करने की कर ली है कि इस पूरे जाट बजट का जो है जितना हमारे पास अवेलेबल है 21 ईयर्स का हमारे पास है, इसका पूरे जाट बजट का जो है उर्दू से हिंदी में हम लोग ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो ये भी प्रोजेक्ट हमने अपने हाथ में लिया है कि इसको भी हम लोग ट्रांसलेट करवाएं, और ये बहुत बड़ी हिस्ट्री पंजाब की तैयार होगी, क्योंकि इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी कवर कर रखा है, सेकेंड वर्ल्ड वार को भी कवर कर रखा है। ओके, होल्ड करियो जी, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਠਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੋਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ? भाई साहब पंजाबी में देखो लिखना पढ़ना मैं सीख चुका हूँ भाई साहब। बोलने की भी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ,
लेकिन बात ये है कि हमारा जो बेल्ट है, जहाँ तक हमको मैसेज देना है भाई साहब सिक्खी का, जी जी जी, वो है मतलब कि हिंदी या हमारी जो लोकल डायलेक्ट है उनको समझने वाली जो कम्युनिटी है। तो इसलिए मैं ज्यादा एम्फेसिस यही करता हूँ कि भाई मेरा मैसेज जो है वो नॉन पंजाबी स्पीकिंग एरियाज में ज्यादा जाए जी, और उन लोगों को हम लोग उसके माध्यम से सिक्खी का मैसेज दे सके। जी बहुत खूब जी, बहुत वधिया। मैं बेनती करा कि अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਫੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, 54 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਏ ਧੂਤਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਬਸ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾਪੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮਾ ਜੰਮੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਾਂਝਾ ਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਂਝਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਵੀ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗੇ, ਬਣ ਗਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੰਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਟਰੋਂਗ ਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਭਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਸਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਂਝਾ, ਅਜਲਾਸ ਹੀ ਇੱਕੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੀ ਬਣਾਤੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ हो जान किसी वेले? इसमें तो भाई साहब जो औलख साहब ने जो बात कही है ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपने बात कही है। क्योंकि जिन इश्यूज को लेकर, चाहे वो चंडीगढ़ का इश्यू हो, चाहे हाई कोर्ट का इश्यू हो, जिन इश्यूज को लेकर अब जो सरकारें हमको आपस में, सियासी दल हमको आपस में लड़वाते आए थे, तो औलख साहब ने उन्हीं इश्यूज को जो है भाईचारे के लिए इस्तेमाल करने का एक तरीका हमें सुझाया है। और बात भी बिल्कुल सही है आपकी कि भाई चंडीगढ़ राजधानी हमारी एक है, आज भी हमारी कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट हमारी इकट्ठी है, तो हम लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो जाएंगे? तो हमें तो इकट्ठा होने में प्रशासनिक तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये तो और भी अच्छा हो गया कि भाई जिन इश्यूज को आज तक लड़वाने का काम सियासी दल करते आए थे, हरियाणा और पंजाब को, जिन इश्यूज के ऊपर, वही इश्यूज अगर हम लोगों के अंदर समझ पैदा हो जाए कि हम लोगों को एक होना है, जिससे हमारा जो सूबा है, जो यूनाइटेड पंजाब जो स्टेट बनेगा दोबारा से, वो पूरे इंडिया का सबसे अच्छा स्टेट बनेगा और वो पूरे इंडिया को और भी ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर सकेगा, रेवेन्यू भी
तो एक होना ही चाहिए। और मैं ये अरदास भी करता हूँ अकाल पुरख से, वाहेगुरु जी से, कि भाई हरियाणा और पंजाब को जो है जल्दी से जल्दी जो है हम एक होते देखें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जगमेल सिंह खालसा जी, स्वागत है थोड़ा खालसा जी। हाँ जी, सरदार कुलदीप सिंह जी ते एडवोकेट सरदार मनोहर सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ, ਹਰ सूबे के लोग, हर वर्ग के लोग और पार्लीमेंट में सीगे, और इस तरह सूबाई सरकारों के विच भी सीगे। एक समा आया कि इंदिरा गांधी उदू राजीव ते उदू नरसिम्हा राव, इन्हों ने वो कानून का सत्यानाश किया और इन्हों के दरम्यान ही बड़ा कतलोगार्थ होया। सारे पता कि सिखा का कतलेआम किवें होया। और उस बाद मोदी ने भी किया उत्थे गुजरात दे विच 2002 च। हुण सवाल यह है कि मेन गल इत्थे आउंदी है कि बेलोड़े महकमे, बेलोड़े रैंक्स, बेलोड़ी अपॉइंटमेंट जिहड़ी उहनूं खत्म किया जाए। जिहड़े अरबपति लोग चुन के आउंदे उन्हां दी पेंशनां नहीं होणीआं चाहीदियां, उन्हां नूं होर ते ही चले जा रहे हैं। वो गलत है। जिहड़ा कोई गरीब तबका उहदी एक लिमिटेड पेंशन होवे, क्योंकि ये नहीं कि 5 साल बाद पेंशन ले लो। एक सिविल सर्विस है या आर्मी सर्विस है या पुलिस सर्विस है, कितना लंबा समा सर्विस करता है, वो उस बाद उन्हें पेंशन मिलती है। ये 5 साल करके फिर उस बाद जो 5 साल होर बन गया तो वो एक होर पेंशन। ये गल बड़ी गलत है। और जेड़ा इलैक्शन के दरम्यान जी मेन गल मैं कहनी चाहना, धर्म का आसरा लवे, धर्म का ना लवे, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਜਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਨੋਜ MANOJ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ के गए ने जी? देखो जी, जो खालसा जी ने जो बात कही, यही यूनियनिस्ट पार्टी जो थी 1947 से पहले पंजाब में, उसका मूल सिद्धांत ही यही था। सर छोटू राम जी ने जो पार्टी के लिए सिद्धांत बनाया था, वो यही सिद्धांत बनाया था कि यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी पॉलिटिकली। और कोई हिंदू है अपने मंदिरों में अपने पूजा पाठ करें, सिख हैं गुरुद्वारे में अरदास करें, मुसलमान हैं मस्जिदों में जाएं, लेकिन राजनीति में धर्म को ना आने दें, राजनीति में धर्म को ना घुसाएं। तो ये यूनियनिस्ट पार्टी की जो है ये फलसफा था कि भाई अब धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, ये इसको पॉलिटिकल फिनोमिना नहीं बनने देना है। तो जो सरदार जगमेल सिंह खालसा जी ने जो बात कही कि भाई इलेक्शन के अंदर कोई धर्म की बात करे तो उसका इलेक्शन ही रद्द कर दिया जाए, उसको कैंडिडेट ही न माना जाए और उसको सजा हो, तो मैं समझता हूं कि यह जो कानून है, अगर इस तरीके का कोई कानून बनता है तो मुल्क के अंदर हम ज्यादा बेहतरीन डेमोक्रेसी को देखेंगे और ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम एक इगलिटेरियन सोसाइटी को हम लोग फ्लोरिश होता हुआ देखेंगे। तो मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। वाह जी वाह। एक आखिरी कॉलर ले लीए ते फिर गलबात नूं सारी नूं समाप्त करदे हां। वीर परमवीर सिंह जी, तुसीं ਇਹ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ
मैं YouTube ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਣੇ ਆ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਾਂਡਰੀ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਲਾਂਡਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਰਿਫਾਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੂਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੇ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਤੇ ਆਪਣਾ संपर्क नंबर छड़ सकते हो जो चाहो। हाँ, एक तो मेरा जो मोबाइल नंबर है भाई साहब, व्हाट्सएप नंबर खासकर, वो है 74950777949। तो +91 का नंबर है, हाँ 7 नंबर है भाई साहब, व्हाट्सएप नंबर मेरा 74950777949। 74950 77949 ਇਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। पूरे 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं भाई साहब ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अभी 2021 में सेंसस होगा जिसके अंदर जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और उसमें ये भी आंकड़े इकट्ठे होंगे कि भाई ये बंदा जो है ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है। तो पूरे मुल्क के अंदर जो है इसके बारे में जागृति आई हुई है। मोहन भागवत ने भी कहा कि आदिवासी अपना धर्म हिंदू लिखवाएं, और आदिवासी कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा धर्म सारना धर्म है, भाषा हमारी कुड़माली है, जनजाति हमारी कुड़मी है, तो हम अपना धर्म जो है सारना धर्म लिखवाएंगे। तो मैं जो हमारी सिख लीडरशिप है उससे मैं आपके रेडियो के माध्यम से ये अपील करता हूँ, और जितने सिख चैनल्स हैं उन सबसे मैं ये अपील करता हूँ कि हम लोग भी 2021 में इस कैंपेन को चलाएं कि हरियाणा के लोग भी, राजस्थान के लोग भी, वेस्ट उत्तर प्रदेश के लोग भी, दिल्ली देहात के लोग भी, हम लोग भी जो है अपना रिलीजन जो है, जो नॉन सिख आज तक खुद को लिखवाते आए थे, जो अपने आप को हिंदू लिखवाते आए थे लेकिन बेसिकली वो हैं सिख, तो वो अपने आप को इस जनगणना में जो है 2021 की जनगणना में सेंसस में अपना धर्म सिख धर्म लिखवाएं। और इसकी कैंपेन बाकायदा जो है सिख लीडरशिप को चलानी चाहिए और अपील करनी चाहिए कि हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग अपना धर्म
मानता हूँ कि अगर हम लोग इस कैंपेन में कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़ा मैसेज हम लोग जो है वर्ल्ड वाइड दे सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।